नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक नई भर्ती निकाली गई है सहायक दरोगा के पदों पर, जिसे इंग्लिश में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। जिस भर्ती का अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं सारी प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म आप भर सकते हैं, बाकी कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलकर इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताते हैं। बिहार सहायक दरोगा भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इनके आधिकारिक वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इसे ओपन करें। लेटेस्ट जॉब में ही बिहार पुलिस ASI वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। नीचे जब आप आएंगे ना तो इम्पोर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको समझा देता हूँ, फिर आगे फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताऊंगा। जैसे ऑनलाइन 4 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं, 4 मार्च तक आपके आवेदन चलेंगे। पोस्ट का नाम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है। इसमें जो सैलरी मिलेगी लेवल 5 की है। ये 462 पदों पर यह आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। बात करें आवेदन के लिए पात्र कौन है, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट पात्र है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो शैक्षणिक योग्यता जो भी है ना, वो 1/8/2025 तक आपकी पूरा हो जाना चाहिए। अब है क्या शैक्षणिक योग्यता, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने BSc फिजिक्स में किए हुआ है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही नंबर जो होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है कि 50% होना चाहिए। वही कोई अनुसूचित जाति जनजाति के अगर अभ्यर्थी है तो इनका 45% है, फिर भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएगा। उम्र सीमा का गणना 1/8/2025 के अनुसार है। न्यूनतम आप जो होने चाहिए 21 वर्ष, अधिकतम जो है यहाँ पर 37 वर्ष है। जनरल के पुरुष और महिला जनरल के है उनको 40 है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 से 40 है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 21 से 42 वर्ष रखा गया है। तो ये आपको बेसिक जानकारी था, जिसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर देखेंगे ना, डायरेक्ट आपको चेकबॉक्स पे पहले डिक्लेरेशन देकर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उस पर जिस भी अकॉर्डिंग आपका नाम लिखा है ना, अपना नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम होगा, कुमार मिडिल नेम, शर्मा उनका सरनेम होगा। वही 2 अक्षर का ही नाम है राम कुमार, तो राम फर्स्ट नेम और सरनेम उनका कुमार हो जाएगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। बाकी जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको मोबाइल नंबर देना है। जो भी आपका ईमेल ID है आपको यहाँ पर ईमेल ID देना है। यहाँ पर पूछता है कि अगर आप बिहार राज्य के डोमिसाइल है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, यानी निवासी है बिहार के तो एस करेंगे। अगर बिहार के बाहर वाले हैं तो नो करेंगे। तो फॉर्म आप भर पाएंगे, लेकिन आपकी कैटेगरी जनरल हो जाएगी, मतलब जनरल के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप बिहार के हैं तो एस करेंगे, तो फिर जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कैटेगरी आपने चुना है ना, इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को, इसका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उससे पहले जरूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका जो है ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। OBC के केस में क्या है ना कि NCL लगेगा, SC ST के केस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, EWS के केस में EWS सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये ध्यान रखना है। बाकी देखिए आपसे पूछता है कि आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो आपको फीमेल यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, यहाँ से पहले डेट चुनेंगे, जो महीना है, जो भी साल है उसको इस प्रकार आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको नीचे आना है। पूछता है कि अगर बिहार सरकार के आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जॉब करते हैं तो आप एस करें। फिर एस करेंगे तो कब ज्वाइन किया था वो बताएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने
जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है ना उसका प्रीव्यू आता है, जिसको एक बार कंफर्म करना है कि आपकी जानकारी सही है या नहीं है। जैसे आपका नाम हो, नेशनलिटी हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अगर आपका सही रहता है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को फिल कर नीचे में ऑप्शन है मेक पेमेंट का, क्योंकि 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। वही अगर कुछ भी गलत है, अभी आपको पता चल जाता है कि मेरी जानकारी गलत है, तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल पर आपको क्लिक कर उसको सुधार करना है। तो मेरा सब कुछ सही है, तो जिस अनुसार ये कैप्चा कोड है ना, मैं कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देता हूँ और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पूछता है श्योर है ये पेमेंट आपको रिफंड नहीं होगा, मैं ओके वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर पेमेंट करने का मल्टीपल माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को चुनेंगे। जैसे मैं यूपीआई से चाहता तो यूपीआई में आप यूपीआई आईडी डालकर चाहते हैं या क्यूआर कोड को जनरेट कर स्कैन कर करना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस विकल्प को चुनकर यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्यूआर कोड चुना तो इस क्यूआर कोड को क्या करेंगे ना, अपना किसी भी यूपीआई ऐप से क्या करना है, इसको स्कैन करना है। अब जैसे ही आप स्कैन कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करते हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। ये ऑटोमेटिक जो है अगले पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, इसमें आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ऑटोमेटिक अगले पेज पे रिडायरेक्ट किया, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया, अब लगता है कि भाई हमारे फॉर्म में कहीं ना कहीं गलती रह गया था, तो ये पेमेंट तो आपका रिफंड नहीं होगा, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और फिर नए सिरे से दोबारा से पेमेंट कर आगे आप बढ़ सकते हैं। अगर सब कुछ अगर आपका सही रहता है तो कहीं कुछ करना नहीं है। एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पुनः एक बार आपके सामने पूरा गाइडलाइन आता है, जिसको रीड करें, डिक्लेयर कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो जानकारी है वो देखने को मिलेगा, बाकी जानकारी भरना होगा। जैसे पिताजी का जो नाम है आपको लिखना है, माताजी का जो भी नाम है लिखना है। ये सारा जानकारी अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखे, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है ना उसके अकॉर्डिंग जैसे भी नाम हो लिख देना है। बाकी आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करें। आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है, हो सकता है आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आईडी कार्ड हो उसको चुनना है। आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, जैसे मैंने आधार कार्ड चुना तो आधार नंबर फिल करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में आप यहाँ पर जो है जानकारी देंगे। नहीं है कोई निशान तो बता सकते नो मार्क, अगर है तो आप इस प्रकार लिख देंगे। बाकी अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है तो आप यहाँ पर रेस्ट करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछता है कि जो आपने 10वीं किया है ना, 10वीं किस इंस्टीट्यूट से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम लिखे, या नहीं तो जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया होगा ना उस बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। बाकी जो भी 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है ना वो आपको यहाँ पर फिल करना है। 10वीं के सर्टिफिकेट कब इशू किया गया हो डेट देना है, जैसे यहाँ से पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर आपको बताना है। और 10वीं का जो भी आपका परसेंटेज है ना वो परसेंटेज बताएंगे। जैसे मान लीजिए मेरा 65.2 है तो यहाँ पर 65.20 आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी अकॉर्डिंग आपने जो ग्रेजुएशन किया है, जो कि बीएससी फिजिक्स में आपने किया है, तो उसको आपने किस इंस्टीट्यूट या किस यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम आपको लिखना है। जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे। बाकी सर्टिफिकेट आपका जो इशू किया गया है किस डेट को किया गया है, यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर आपको बताना है। फिर जो भी परसेंटेज है आपका वो आपको बताना है। अगर आपने पीजी भी कर रखा है तो पीजी की जानकारी देंगे कि किस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, क्या है आपका सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट को इशू किया गया है और क्या परसेंटेज है, इस प्रकार जानकारी को देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपको एड्रेस देना होगा। एड्रेस में आपसे बोला गया कि आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको बताना है। परमानेंट एड्रेस में जैसे हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट नंबर है, वो आप बताएंगे।
या ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपका वार्ड नंबर होगा तो बता सकते हैं। आपका जो भी मोहल्ला है उसका नाम बताएंगे, और जो भी आपका विलेज या टाउन पड़ता है उसका नाम बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, स्टेट आपको बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपको बताना है, और पिन कोड देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब देखिए आपको डिक्लेरेशन देना है कि आप पर कोई क्रिमिनल केसेस ये सब तो नहीं है, जिसमें पहला पूछा गया कि आपको कभी भी जो जैसे यूपीएससी, एसएससी इन प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षा है ना उससे आपको निष्कासित तो नहीं किया गया है, तो आपको नो करना है। आप पर कोई जो केस है वो तो नहीं है, बाकी आपको कोर्ट के द्वारा कभी दोषी तो नहीं ठहराया गया है, तो ये सारे चीज़ें आपको नो कर देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का क्या गाइडलाइन है वो समझिए। जैसे फोटो बोला गया कि पासपोर्ट साइज का होगा, ये 2 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फोटो आपका रंगीन होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB के अंदर में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी टोपी, चश्मा इस सब का उपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करना है फोटो में, ये चीज़ बोला है। अगर इस प्रकार का फोटो आप लगाते हैं ना जो कटेस लगा हुआ है तो वो रिजेक्टेबल फोटो है। इस प्रकार जो सही लगा है ये फोटो आपका एक्सेप्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर सिग्नेचर का गाइडलाइन है कि इंग्लिश सिग्नेचर देना है और यहाँ पर हिंदी। तो सिग्नेचर वाइट पेपर पर जो है ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लिखा है ब्लैक इंक पेन, तो ब्लैक इंक पेन से ही करिए, 50 KB के अंदर में इसको रखना है। अब देखिए फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है, और जहाँ भी फोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे, आपका फोटो आएगा। इसे हम सिग्नेचर को भी अपलोड कर प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा, जिसमें बोला भी गया है कि आप अपने तमाम जानकारी को अच्छे से जांच करें, कुछ गलत है तो अभी सुधार करने का मौका दिया जाता है। आप नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, अगर कुछ सुधार करना है तो एडिट डिटेल पर क्लिक करें। अगर सब कुछ सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा आप श्योर है सब कुछ वेरीफाई कर लिए है, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसका प्रिंट आप निकाल कर अपने पास रख लेंगे। अगर इसका स्टेटस अगर देखना हो तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या नहीं तो मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। यहाँ से भी आप अपना स्टेटस को देख सकते हैं। अगर आप पेमेंट कर देते हैं, कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर देखिए जो नंबर दिए गए हैं इस पर बात भी कर सकते हैं और हेल्प भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि बिहार पुलिस में जो एएसआई की जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी जानकारी को समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।